We are going ahead with a quick one-shot revision of a electric potential. साथ साथ में हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके साथ जुड़े हुए कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स का भी रिकैप करेंगे. सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं विद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, इसको डायग्रामेटिकली समझने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. और पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायग्राम ऐसा बनता है, रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस, अ रेडियली आउटवर्ड. कोई भी पॉइंट पे ये जो लाइनें आपको दिख रही है, ब्लू 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 कलर की लाइनें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताने का काम करती है. नेगेटिव चार्ज के वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाने हैं तो नेगेटिव चार्ज के वजह से डायग्राम ऐसा ही दिखता है, बट रेडियली इनवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस बनते हैं. रेडियली इनवर्ड, चार्ज के तरफ, चार्ज के तरफ, चार्ज के तरफ, लाइक दिस, इनवर्ड 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 इनवर्ड. ये जितनी भी ब्लू कलर की लाइनें हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करने का काम करती है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Now, if we are having a system of two charges, the one is a positive and the second is a negative, and both the charges are equal in magnitude, equal in magnitude, then equal पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा बनता, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बनते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट. जितने लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होएंगे एग्जैक्टली उतने नंबर के लाइन नेगेटिव पे टर्मिनेट होएंगे. जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के नजदीक नजदीक रहेंगे. जहां पर फील्ड वीक रहेगा वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे. कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. लाइंस ऑफ फोर्स पे कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलता है, टेंजेंट. आई रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन. कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलता है वो पॉइंट पे. और अब वापस से हम सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ले रहे हैं, बट इस बार दोनों चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव, देन लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा दिखाई देगा. पॉजिटिव से ओरिजिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट ऐसे, away from the charge, away from the charge, away from the charge, away from the charge. एक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे लाइंस ऑफ फोर्स पे लेटरल प्रेशर लगाता है. जो रीजन में आपको लाइंस ऑफ फोर्स नजर ना आए, समझ जाने का वहां पे नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो है. जहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है
उसको न्यूट्रल पॉइंट नाम दिया गया है। दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट वेर द फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल पॉइंट। और अब अगर दो चार्जेस अनइक्वल रहेंगे, एक चार्ज ज्यादा दूसरा चार्ज कम, मान लीजिए Q1 इज ग्रेटर देन Q2, पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव वाला चार्ज कम है, तो जो चार्ज ज्यादा रहेगा वहां से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होएंगे। जो चार्ज कम रहेगा वहां पे कम लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट होएंगे। समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे Q1 से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं, और Q2 पे 3, 3, 6 लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट हो रहे हैं। 12 ओरिजिनेट, 6 टर्मिनेट, एंड हेंस Q1 ज्यादा चार्ज है तो Q1 के आजू बाजू में फील्ड स्ट्रांग रहेगा, एंड हेंस द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड। Q2 कम चार्ज है तो Q2 के आजू बाजू में फील्ड वीक रहेगा, एंड हेंस द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लाइक फार अवे। दिस इज ऑल अबाउट द लाइंस ऑफ फोर्सेस। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम बेसिक चीजें ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहां पे एक क्विक रिकैप ले लो। अ नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एंड दिस इज द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। अब अगर ये डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें रख दिया डाइपोल, ये देखो ऐसे रख दिया डाइपोल, और ये देखो ऐसे रख दिया डाइपोल। तो जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। In the vector form, tau vector is equals to P vector cross E vector, P cross E, P cross E. Theta is the angle between P vector and E vector. पहले वाले डायग्राम में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, थीटा जीरो, तो टॉर्क जीरो, इसको कहा गया है इक्विलिब्रियम। दूसरे वाले डायग्राम में P वेक्टर इधर है, E वेक्टर ऐसे है, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल इज अ 90 डिग्री, थीटा इज अ 90 डिग्री, थीटा 90, तो टॉर्क मैक्सिमम टाउ मैक्स इज अ पीई। एंड तीसरे वाले डायग्राम में P वेक्टर लेफ्ट के तरफ है और E वेक्टर राइट के तरफ है, तो थीटा इज अ 180 डिग्री, एंड इफ द थीटा इज अ 180 डिग्री, अगेन द टॉर्क विल बी जीरो, टॉर्क जीरो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम।
थीटा जीरो वाले लोकेशन से अगर डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रिलीज कर देंगे तो डाइपोल ये पोजीशन के अबाउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक ऑसिलेट करता है। इसीलिए इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इज इक्वल्स टू 180 वाले लोकेशन से अगर डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो डाइपोल पूरा घूम जाता है और कभी भी ये वाले ओरिएंटेशन में वापस नहीं आता है। इसलिए इसका नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, टॉर्क लगा तो डाइपोल ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक ऑसिलेट करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये है डाइपोल को 180 डिग्री से थोड़ा डिस्टर्ब किया तो डाइपोल पूरा टॉर्क लगने की वजह से घूम जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू पीई इन द ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बोलो आप से W इज इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट P is the electric dipole moment, E is the electric field intensity, theta 1 and theta 2. Theta 1 is the initial angle between P vector and E vector. And theta 2 is the final angle between P vector and E vector. जितना डाइपोल को रोटेट करने के लिए वर्क करेंगे उतना डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगा। सो द वर्क डन is equals to change in potential energy, and change in potential energy का फॉर्मूला है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। डेल्टा यू की जगह पे आई कैन राइट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड द राइट हैंड साइड विल रिमेन द सेम, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। रेफरेंस के तौर पे एक लोकेशन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला लोकेशन लिया गया है और वो लोकेशन कौन सा है? तो आंसर है जो लोकेशन पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला लोकेशन माना गया है। और कब मैक्सिमम टॉर्क लगता है? तो आंसर है जब थीटा 90 डिग्री होता है तब टॉर्क मैक्सिमम लगता है। तो मान लो इनिशियली डाइपोल 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है और तभी के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना गया है। सो यहां पे यू आई जीरो बन जाएगा तो ये बचेगा यू एफ और यहां पर थीटा 1 की जगह पर 90 आ जाएगा तो ये बनेगा पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस 90 इज जीरो एंड हेंस यू फाइनल की जगह पे सिर्फ यू लिखता हूं, माइनस को मैं आगे ले लेता हूं
सो ये बन जाएगा पीई कॉस थीटा 2 को मैं सिर्फ कॉस थीटा लिखता हूं, माइनस पीई कॉस थीटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये है आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस पीई कॉस थीटा और माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। This is the formula of a change in potential energy, and this is the formula of a potential energy associated with the dipole. डाइपोल के साथ जुड़ा हुआ पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज एनी सरफेस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर नाम का एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया जाता है कुछ इस तरह से, फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos theta, number of lines of forces crosses the area normally is called as the electric flux. इस वाले केस में सारे के सारे लाइंस एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं। ये दूसरे वाले केस में सारे के सारे लाइन एरिया को नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहे हैं। यह है एरिया और ये जा रहे हैं लाइन, और एंगल जो है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नहीं बन रहा है, नॉर्मली नहीं जा रहे हैं सारे के सारे लाइंस। तो हम ये जो ई वेक्टर है वो ई वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, और ई वेक्टर को रिजोल्व करके एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में निकाल रहे हैं और दूसरा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, सरफेस के पैरेलल है। And this lal color ka line is the direction of a area vector. And now you read the definition of the electric flux, and this is the formula for the electric flux. Phi is equals to E A cos theta, can also be written as E vector dot A vector. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब उसका SI यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। एंड देन दिस इज अ 3 डायमेंशनल शेप जिसको मैंने छोटे 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 एरिया में डिवाइड किया है। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रही है। और समझने के लिए 1 नंबर के एरिया पे आप फोकस करें। ये 1 नंबर का एरिया मैंने अलग से यहां पर बनाया है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ई वेक्टर का डायरेक्शन मैंने शो किया है। ई वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर ऐसे मैंने बनाया है। ये वाला एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है वो एक्यूट बन रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा डी फाई, क्योंकि छोटा सा मैंने सरफेस एरिया लिया है तो उसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स भी छोटा सा रहेगा। एंड हेंस डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए
कॉस थीटा। थीटा अगर एक्यूट रहेगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव बनेगा, तो फ्लक्स भी पॉजिटिव बनेगा, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। ये एरिया से देखेंगे तो ये लाइन सरफेस से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए उसका नाम है आउटगोइंग फ्लक्स। आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। देन आई हैव टेकन 2 नंबर का सरफेस, ये आ गया 2 नंबर का सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 90, कॉस 90, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ जीरो फ्लक्स, नो फ्लक्स। एंड देन आई हैव 3 नंबर का सरफेस, ये रहा मेरा 3 नंबर का सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए cos theta. Theta is the obtuse, so cos theta will be negative and hence the flux will be negative. ये वाला अगर सरफेस को ध्यान से देखे तो ये वाले सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, उसको हम कहेंगे इनकमिंग फ्लक्स, and a incoming flux will be negative. So ये बन गए फ्लक्स के साइन कन्वेंशन। आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव। और ऐसे सारे के सारे सरफेस के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स अपन फाइंड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और फिर पूरे सरफेस के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स अगर अपने को चाहिए तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। सो वी गेट अ टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। छोटे 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 एरिया 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 पे इंटीग्रेट करने को कहा गया है क्लोज्ड इंटीग्रल। का मतलब है इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, दैट इज द क्लोज्ड इंटीग्रल। एंड ये जो भी अभी हमने समझा है वो यहां पे मैंने समरी के तौर पे लिखा है, और यहां पे ये देख लीजिए, इधर चार्ज सरफेस के बाहर है, तो ये है इनकमिंग फ्लक्स, ये है आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। तो जितना फ्लक्स सरफेस के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स सरफेस से बाहर भी निकल रहा है। इनकमिंग विल बी नेगेटिव, आउटगोइंग विल बी पॉजिटिव, एंड हेंस द टोटल फ्लक्स associated with the surface is 0। जबकि अगर हम चार्ज सरफेस के अंदर रखेंगे तो अंदर चार्ज रखने पे ये अंदर वाले लाइन अपने को नजर नहीं आएंगे, ये अपने को दिखाई नहीं देगा, स्फीयर के अंदर रहेगा। ये हमें क्या दिखेगा, तो हमें ये सिर्फ ये लाइन नजर आएंगे, सिर्फ बाहर निकलते हुए लाइन हमें नजर आएंगे। जितना चार्ज सरफेस के अंदर ज्यादा उतने लाइन हमें ज्यादा मिलेंगे, जितना चार्ज सरफेस के अंदर कम उतने लाइन हमको कम मिलेंगे। तो फ्लक्स
is directly proportional to the charge present inside. उसको कहेंगे enclosed. And if we remove the proportionality, we will be getting some constant, and that constant is 1 upon epsilon naught, and hence the formula phi is equals to q in by epsilon naught. Phi is equals to q in by epsilon naught. q in is a charge enclosed within the surface. कितना चार्ज सरफेस के अंदर है, and epsilon naught is a permittivity of free space. And the Gauss theorem says that phi is equals to closed integral of E vector dot dA vector is equals to q in by epsilon naught. समझने के लिए बहुत सारे चार्जेस इधर बताए हैं. क्यू इन में कौन सा चार्ज लेने का, तो आंसर है जो चार्ज सरफेस के अंदर है वो वाला चार्ज लेने का, जो चार्ज सरफेस के बाहर है वो वाला चार्ज नहीं लेने का. सो दैट इज द गॉस थियरम. और यहां पे इसको मैं नोट कर देता हूं, क्यू इन इज द चार्ज enclosed within the surface, and E vector, this one is the electric field intensity due to all the charges. Field intensity ड्यू टू Q1, Q2, Qn, Q1, Q2, Qn, सब के वजह से वी गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे चार्ज अंदर हो चाहे चार्ज बाहर हो. And now the electric flux associated with a cube. So here we have a cube, and here we have a charge present in the center of the cube. तो अगर चार्ज क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, then the flux associated with the cube, phi associated with the cube का फॉर्मूला होता है q in by epsilon naught. और ये सारा का सारा चार्ज क्यूब के अंदर है, इसलिए q in के जगह पर q लिखा जाएगा, एंड हेंस द फॉर्मूला q by epsilon naught. अगर चार्ज क्यूब के सरफेस के सेंटर पे है, देन इफ आई वांट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब, तो फिलहाल ये चार्ज क्यूब के अंदर नहीं है, इसीलिए हमें एक और इमेजिनरी क्यूब ऊपर बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं दो क्यूब को कंसीडर करता हूं, तब जाके ये चार्ज दो क्यूब के अंदर आता है. तो ये दो क्यूब की सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स हम पहले निकालेंगे. फाई सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. और ये दो क्यूब के सिस्टम के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो आंसर है क्यू चार्ज प्रेजेंट है, एंड हेंस इट इज अ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब जो टोटल फ्लक्स रहेगा उसमें से जो लाइन ऊपर 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 जाते रहेंगे वो ऊपर वाले क्यूब के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, और जो लाइन नीचे 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 जाते रहेंगे वो नीचे वाले क्यूब के साथ एसोसिएटेड रहेंगे. So flux associated with the cube is a half of a flux
associated with the system. आधा फ्लक्स ऊपर वाले क्यूब के साथ एसोसिएटेड रहेगा, आधा फ्लक्स नीचे वाले क्यूब के साथ एसोसिएटेड रहेगा, एंड हेंस द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब इज अ हाफ of q by epsilon naught. And then if we are having a charge present at the vertex here, then also the charge is not present inside. तो चार्ज को अंदर लेने के लिए एक और क्यूब, एक और क्यूब, एक और क्यूब, ये बन गया 4 क्यूब का सिस्टम। 4 क्यूब के ऊपर एक और 4 क्यूब का सिस्टम, 4 और 4 8 क्यूब, तब जाकर के हमारा चार्ज अंदर आया है। सो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सिस्टम ऑफ 8 क्यूब्स is a qin by epsilon naught, और qin के जगह पर q लिखा जाएगा, and hence it is a q by epsilon naught. और अब अगर हमें चाहिए फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच क्यूब, तो हमारे सिस्टम में 8 क्यूब है, तो टोटल फ्लक्स 8 क्यूब में इक्वली डिवाइड होएगा, एंड हेंस द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच क्यूब इज अ 1/8 टाइम्स द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम, एंड हेंस it is a q by 8 epsilon naught. Q by 8 epsilon naught. And that is all about electric lines of forces and electric flux.